चलिए, वी हैव बीन डिस्कसिंग द क्वेश्चन regarding the answers regarding the evidentiary value of FIR. सो एक क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने, इसमें और थोड़ा मैं जो इंप्रूवमेंट होगा इसमें मैं अभी करूंगा, एंड आप इसको लिखने की कोशिश करना, डिक्टेशन की तरह से यूज करने की कोशिश कीजिए इसको, और ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली लिखना कैसे है। आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज उतारने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैटर्न को समझने की जरूरत है। ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है वर्ड डॉक्यूमेंट, इट इज इन टेबलर फॉर्म, लेकिन भूल करके भी आपको अपने एग्जाम में टेबलर फॉर्म में नहीं लिखना है। ये तो हम लोगों ने अपने पॉइंट वाइज उसको चेंज जब होता है कोई पॉइंट तो हम लोग अलग रो में दे देते हैं उसको, सो दैट यू अंडरस्टैंडिंग के लेवल ज़्यादा कन्वीनियंट हो आपके माइंड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR हमें कैसे लिखना चाहिए, व्हाट पैटर्न शुड बी अडॉप्टेड। ये मेरा अपना पैटर्न है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कि आप आराम से टॉपर्स की कैटेगरी में पहुंच सकते हो। सुपर टॉपर के लिए आप जो चाहे कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन ये था, डिस्कस द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR। तो पहली ट्रिक मेरी आपके लिए ये है, माय फर्स्ट ट्रिक टू यू इज दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन में ही आप लोग उसको ये बता दो कि आप कौन सा गाना गाने वाले हो, है ना। उसके एक झलक, एक ट्रेलर आपकी इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। तो ये आप अपना राइट डाउन भी करेंगे आप लोग, और थोड़ी थोड़ी आप एफर्ट्स कोशिश करके आप यहां से भी लिख सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट लाइन ऑफ द आंसर। दिस इज, अब दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, लिखिए FIR इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। FIR इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंसिडेंट and its evidentiary value can be analyzed under section 8, 11, 32 clause 1, 145, 157, 158 of the Evidence Act। अब इसमें और थोड़ा ऐड कर दीजिए, along with जो लिखा नहीं है वो लिख लीजिए, along with relevant case laws, ये आप इसमें एड ऑन कर दीजिएगा। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका आप इसमें खास बात नोट करेंगे आप इसमें कि ऐसा करने से, अब इसमें आप लोगों को एक बात समझनी होगी इसमें कि देखिए कि इतना सब कुछ लिखने से, इंट्रोडक्शन में लिखने से पहले इसी लाइन से आपको ये फर्स्ट वर्जन है एंड इट्स एविडेंशियल वैल्यू कैन बी एनालाइज अंडर दीज सेक्शंस अलोंग विद केस लॉज, अलोंग विद रेलिवेंट केस लॉज। ठीक है, अब इसके मैंने क्यों कहा, लॉजिक समझिए इसका। लॉजिक ये है कि ऐसा करने से नवदीप डावला मैडम, एक तो आपको ये चल गया पता कि कौन कौन से सेक्शंस आपने इसमें लिखने हैं, अब आप भूलेंगे नहीं इसमें आप ये, ठीक है। और आप ही को नहीं, एग्जामिनर को भी पता चल गया कि भाई ये खिलाड़ी है, इसको पता है कि इसके अंदर कंटेंट में लिखने क्या वाला है। तो कुछ भूल भी गए, खुदा ना खास्ता रह भी गए, तो आपने यहां उसको आइडिया दे दिया कि आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द कमिंग लाइंस। इससे आपको एग्जामिनर को एक बहुत अच्छी एक आइडिया मिल गया और वो खुश होगा इस बात से। आपने एकदम डायरेक्ट शुरू नहीं करा, आपने अपना काम स्मार्टली निकाल लिया, अपनी प्रेसी यहीं पे लिख दी सारी, और रेलिवेंट केस लॉ का नाम नहीं लिखने क्योंकि बहुत सारे केस लॉज हैं, अलोंग विद द रेलिवेंट केस लॉज ये सेक्शन इसके एनालाइज कर सकते हैं। यस, सो यू कैन, यहां से एग्जामिनर को वही बात है, आइडिया मिल गया कि आप क्या लिखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है। आपके जितने आंसर्स आपने देखे थे अभी तक, खुद सबके आंसर देखे हैं आपने, यू स्टार्ट राइटिंग एब्रप्टली, और फिर कुछ भूल जाते हैं, कुछ डबलिंग करते हैं, कुछ ट्रिपलिंग कर देते हैं, इस तरीके से वो हमसे हम बच जाएंगे। तो ये हुई आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट की फर्स्ट वर्जन है। अब यहां पर आप, क्योंकि डिस्कस इस एविडेंशियल वैल्यू, इसमें यह मैटर करता है कि ये टेल क्वेश्चन है या मेन क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आ जाए डिस्कस द मीनिंग या व्हाट डू यू मीन बाय द, बोर्ड पे लिखता हूं मैं, बोर्ड पर देखिए आप, अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FIR या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FIR एंड डिस्कस इट्स एविडेंशियल वैल्यू। तो टेल क्वेश्चन में अगर पहले मीनिंग आ गया तो मीनिंग तो वहां पर चला ही गया। अगर डायरेक्ट डिस्कस इस पर है तो फर्स्ट वर्जन के साथ साथ आप एक हल्का सा करके इसको मीनिंग भी यहां पर वन लाइनर यहां दे सकते हैं, है ना,
कि फर्स्ट एफआईआर इज का मीनिंग दे सकते हैं कि दिस इज एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, एफआईआर इज द information given by whomsoever regarding the commission of the cognizable offense and recorded under section 154 CRPC, जो आपकी रिट्राइवल है, एंड इट्स एविडेंशियरी वैल्यू कैन बी आएगा तब भी वहां पर ही, लेकिन हेड इन करके एफआईआर के मीनिंग को बहुत सजाने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में एफआईआर के साथ साथ ये जरूर आएगा, इट्स एविडेंशियरी वैल्यू कैन बी एनालाइज, यहां से, ताकि फोकस हमारा यहां समझ में आ जाए कि मीनिंग के साथ साथ इसकी एविडेंशियरी वैल्यू इन सेक्शन में हमने डिस्कस करनी है, तो दैट विल गिव यू वेरी गुड मार्क। अब यहीं से स्टार्ट हो जाइए बस, अब नेक्स्ट स्टार्ट से शुरू हो जाइए। नेक्स्ट लाइन पढ़िए और लिखिए, बल्कि रादर क्या लाइन है, द फैक्ट दैट, आपने क्या कहा था, फर्स्ट वर्जन है, कनेक्ट करते हैं यहां से, द फैक्ट दैट एफआईआर कन्वेज द अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन, यही तथ्य कि पहली इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ ऑफेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कमेंसेस ऑन इट्स बेसिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात इंपॉर्टेंस इसकी यहीं पर है कि यही जो फैक्ट है, द फैक्ट दैट इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, इसी में इसकी इंपॉर्टेंस लाइज करती है। और जो केस लॉ इस संदर्भ में था उसको हमने दे दिया ब्रैकेट में करके, कल्याण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सही, अब देखो आप, ये सेकंड पैराग्राफ आया। नाउ इफ यू कम टू थर्ड, डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं कि यहां से आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन की गई है। However, for maintaining the sanctity of FIR, it is necessary that it should be lodged with the police at the earliest opportunity after the occurrence of cognizable offense. अब इन दोनों में आप देखोगे there is a relationship कि यही फैक्ट जो है, because it is the earliest information, यही फैक्ट इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, यही फैक्ट इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। इसीलिए ध्यान क्या देना है कि इट शुड बी रिपोर्टेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, है ना, ठीक, बोलो हाँ ना, समझ में नहीं ये बात। अब हमने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब पहला पॉइंट खत्म हो गया, अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग जंप करने वाले हैं। तो अगेन हम लोगों ने एक ज्यादा एफर्ट्स नहीं करे, फर्दर करके कोमा लगाया और इस पे हमने इसको एड ऑन कर दिया कि नाउ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस डिस्कशन को। एब्रप्टली शुरू नहीं होता है पैराग्राफ, एब्रप्टली डिस्कशन शुरू नहीं होता है, जंपिंग नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कि आपके आंसर्स में आई थी, एक चीज लिख दी, फिर दूसरी चीज लिख दी, तीसरी चीज लिख दी, तो वो अंडरस्टूड तो है, लेकिन हमें अपने डिस्कशन में क्वांटिटी को मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो फर्दर डॉट करके आ गया। अब न्यू ट्रिक समझिए, इट हैज बीन हेल्ड इन कैटेना ऑफ केसेस इंक्लूडिंग दिस, बहुत सारे केसेस में ऐसा कहा गया है। आपको तो एग्जाम साहब मैं केवल एक दो ही बता रहा हूं, दामोदर प्रसाद कौमा प्रीतम सिंह एंड कनिकला ठाकुर, तीन केस को मैंने यहां मेंशन कर दिया कॉमा करके और एंड करके, यहां पे कॉमा लगाया और यहां पे एंड कर दिया, और ये भी लिख दिया। आते तो बहुत है मुझे कैटेन ऑफ केसेस, लेकिन मेंशन तीन ही कर रहा हूं, समझे आप। तो ये हुई आपकी केस लॉस को डिस्कस करने का तरीका हुआ कि बहुत सारे केसेस में, जिनमें से एक दो तीन ये है, ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि FIR इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, और इट इज नॉट एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स विच इट मेंशंस। तो बोलो हाँ है ना, तीन केस आ गए। सौरभ बॉस कैसे रही, सही है। तो ये एक डिस्कशन शुरू हो गया। अब कौन सा आ गया, दिस इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इसी के साथ कनेक्टेड है, इसी का डिस्कशन है। कोर्ट हैज टू कंसिडर एविडेंस फॉर डिसाइडिंग वेदर case should stand or fall other evidence. It cannot be preferred to the evidence given by the witnesses in court. इसी पॉइंट पर ये कि भैया कि कोर्ट को जो है, कोर्ट के सामने जो विटनेस एग्जाम जो दिया है, एविडेंस दिया, उस पर एक प्रेफरेंस नहीं होगी और कोर्ट अदर एविडेंस भी देखेगी। वो ब्रैकेट जहां पर जरूरत लगी वहां ब्रैकेट में केस लॉज दिए हैं, जहां पर कैटेन ऑफ केसेस करके कहा गया वहां पर कैटेन ऑफ केसेस करके एक स्टेटमेंट बनाया और वहां पर दिया। तो ये एक पॉइंट था, ये डिस्कशन हो गया इसका। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के बारे में बात आ गई कि किस नेचर का प्रेफरेंस होगी नहीं होगी। अब फिर नई बात पर आए तो फिर फर्दर, सही है। तो इसमें आप देखोगे एक डिस्कशन में कोशिश एफर्ट की गई है कि एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन की जाए। पहले आप बात से दूसरी बात पर हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तब एक लगना चाहिए कि हाँ एक
ओम जय जगदीश हरे जय ओमकारा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गा कोई और आते रहते तुरंत दूसरी आ गई, है ना, वो नहीं। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। एफआईआर कैन बी यूज्ड टू कॉरोबोरेट द इंफॉर्मेंट, जो आपकी पेट लाइन है सब लोग यूज करते हैं, टू कॉन्ट्राडिक्ट 145 एंड टू इम्पीच हिज टेस्टिमनी अंडर सेक्शन 158 of the Evidence Act if the informant is called as a witness at the time of the trial. This has been held in many cases including Agnu Nagishia, Ravi Kumar and Saint Hasib। 3 केस यहाँ पे दे दिए, 3 3 6 7 केस आ चुके हैं यहाँ पर, ये समझे आप। तो आपने यहाँ पर किस किस को समेट दिया, 150 157 145 158 को आपने यहाँ पे सेक्शन पर आना कवर शुरू हो गया पे भी। सही, तो एक बात समझाई, उसमें जो केस लॉस थे उनको ब्रैकेट में दिया, या दूसरे तरीके से समझा दिया। किसी भी केस लॉ को हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं करा है, और हमारे इसमें केस लॉस की भरमार है। सही है, और आगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्लस करते हैं कोई चीज को, तो आगे एविडेंशियल वैल्यू चाहिए, और सुनो ये भी लो, ये भी लो, इस तरीके से। सही आप जरा इसको इमेजिन कीजिए, बात वही है, इसको एक बार वो हटा देते हैं फर्दर और यहां से शुरू करते, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं लगेंगे, लेकिन फर्दर करके इतना करने से इनमें कनेक्टिविटी मेंटेन हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पूजा ठाकुर आपको नहीं आ रही मेरी बात समझ में ना? रमन सिद्धू, कुछ एफर्ट्स नहीं, मैं बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई केस लॉ कम लिखे हों या आपने लॉ नहीं लिखा हो। लॉ वही है जो आप लोगों ने लिखा पहले, बस ये लिखने का तरीका बदल गया है। सो समझदारी, अगर हमारे साइड में हमने लिख रखा होगा यहाँ पर कि हमें क्या क्या लिखना है, 8 लिखना था, 11 लिखना था, 32 1 लिखना था, है ना, यहाँ से हट जाता तो इस तरह लिख लेते हैं हम लोग। हमने लिखना था 8 11 32 1 लिखना था, 145 157 और 158 का था। तो अब हमारा ये तो हमने कवर कर दिए, ये तो गोन हो गए अब ये, है ना। तो साइड में अगर हमारा रफ वर्क होता है तो उस समय आइडिया लगता है कि हम इनको तो मेंशन कर चुके, काटते जाइए यहाँ पर, ये इससे हमारा रिपीटेशन भी नहीं होगा और इससे हम भूलेंगे भी नहीं। अभी तो अभी हमारे बचे हैं 8 11 32 ये सब बचे हुए हैं और इसमें एड ऑन और भी होना चाहिए, रेड विद सेक्शन 21 रह गया यहाँ पर, 21 और 25 एविडेंस एक्ट भी रह गया, वो भी यहाँ ऐड होना चाहिए कायदे में। ठीक, चलिए फर्दर, व्हेन द एफआईआर कंटेन्स एन ओमिशन एज टू द एन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलाइड अपॉन द प्रोसिक्यूशन, द ओमिशन इज इंपॉर्टेंट एंड कोर्ट में रिफ्यूज टू कंसिडर द एविडेंस ऑफ इंफॉर्मेंट ऑन दैट फैक्ट। यानी कि यहां पर क्या पॉइंट आया है कि जो ओमिशन है वो इंपॉर्टेंट है, और वो कहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलिवेंट हो जाता है, सच ओमिशन आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 11। तो यहां पर आप सेक्शन 11 को इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर कि सेक्शन 11 कब के हिसाब से कब रेलिवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है और वो नहीं है, उसका तो वो मिसिंग है जो कि इसमें होना चाहिए था, तो वो भी अपने आप पे एक फैक्टर टू बी कंसिडर्ड होता है, एंड दैट इज व्हाट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 11। तो हम लोगों ने 11, तो 11 काट दीजिए अपनी लिस्ट से वहां से। सही है, आगे नेक्स्ट इसी को समझाते। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल दिया है, नॉन डिस्क्लोजर इन द एफआईआर द नेम्स ऑफ द असेलेंट्स, लेकिन किसको, whom the informant knew, जिनके बारे में जानता था तब नहीं दिया उसका नेम फ्रॉम बिफोर, made his testimony in court unworthy of credence। भगवान दास के इसमें ओमिशन के ऊपर बात है कि एक इसमें क्या खास बात है कि ये असेलेंट जो हमलावर थे, ये व्यक्ति उनका नाम जानता था और तब भी इसने वो नाम नहीं दिए, तो इसका इफेक्ट ये रहा कि ये जो विटनेस है दिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडेंस, इस पर विश्वास नहीं किया जाता। भगवान दास केस में सेक्शन 11 की हेल्प ली गई कि सेक्शन 11 में ये पॉइंट रेलिवेंट है कि जिन असेलेंट को, जिन हमलावरों को ये जानता था उनके नाम इसने लिए, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट ओमिशन। तो सेक्शन 11 की जब कहानी खत्म हो गई पूरी विद केस लॉज, तो फिर हम लोग आ गए, फिर हमारा क्या अस्त्र आएगा, डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो भी तो ये आगे डिस्कशन के रूप में फिर फर्दर
इन सर्टेन केसेस FIR कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट 31 और अंडर सेक्शन 8, है ना, फॉर दिस केस लॉ आ गया। अब इसी को समझाना है इसमें कि कहाँ कहाँ होगा। तो फर्दर यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसी को समझिए बस, फर्दर यहाँ से हटाइए, इसी पॉइंट को इलेबोरेट करना है अभी कि 8 में भी हो सकता है, 32 में भी हो सकता है। 8 में कब होगा? When FIR is given to the police by the accused himself showing his conduct relevant हो सकता है। मैं देखो लॉ नहीं समझा रहा हूं, यहाँ फोकस कुछ और है, ध्यान रखना। एंड यहीं पर ही, क्योंकि कौन सी बात चल रही है, FIR is given to the police by the accused, तो एक तो रेलिवेंट हुआ 8 की वजह से। अब ये रहा नॉन कन्फेशनल पार्ट। नॉन कन्फेशनल पार्ट कहा है, देखो मैं नॉन कन्फेशनल FIR नहीं कहा, जैसा कल आप लोग कह रहे थे। मे बी एडमिसिबल एज एन एडमिशन, मे बी एन एडमिशन हो सकती है, जरूरी नहीं हो, लेकिन इट इज पॉसिबिलिटी। अब नगिश आ गया फिर दोबारा, FIR कन्फेशनल है तो इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, हिट बाय 25। तो ये एक ही फैक्ट को डील कर रहे हैं हम पूरे 2-3 पैरा इसमें। यहाँ पर ये कब कौन सा है कि जो सेक्शन 8 और 32 वाला बताई दिया। एंड अगेन नेक्स्ट आ गया फिर यहां पर आपको कर देंगे, फर्दर मोर इट शुड बी नोटेड, furthermore it should be noted that it has been held in this case that FIR cannot be utilized for contradicting or for discrediting other witnesses। तो कौन सा रह गया आपका 8 भी हो गया, है ना, आपका 11 भी हो गया, 25, 32, ये सारे सेक्शन डिस्कशन हो गए सारे। कुछ रह गया क्या? एडिशनल जो फैक्टर्स थे जो केस लॉज में आने चाहिए थे कि डिस्क्रेडिटिंग इधर से, बस खत्म बात। तो इन दिस यहां पर कर देंगे बस, यहां से। इसके बाद में कंक्लूजन में लिखवाता हूं आपको, कंक्लूजन लास्ट पे। कंक्लूसिव लाइन क्या आएगी, है ना, इन व्यू ऑफ द, लिख लीजिए, इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन। ऐसा नहीं हैंस कंक्लूडेड, हैंस कंक्लूडेड में क्या मतलब है कि आप कोई जजमेंट सुना रहे हैं, है ना, जजमेंट नहीं सुना रहे कि हैंस कंक्लूडेड, ऐसे नहीं। in view of the above discussion, it can be safely, अब आप इसे कह लीजिए said, कह लीजिए it can be safely concluded भी कह सकते, it can be safely concluded नहीं, assumed that, और एक अच्छा शब्द ढूंढ लीजिए, इसकी अच्छा से ढूंढना पड़ेगा। it can safely be डिडक्टेड नहीं, डिडक्टेड तो एनालिसिस, डिडक्टेड नहीं, इट कैन बी सेफली सेट से भी काम चला सकता है, ये डिडक्टेड नहीं, बड़े शब्द नहीं आ रहा है, तो इट कैन सेफली बी सेट ही कर लीजिए, क्योंकि ये कहा ही जा रहा है। सेट के लिए और मैं ढूंढ लूंगा सब्जेक्ट क्या है इसका, दैट FIR इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस एंड its evidentiary value depends upon so many variable factors and therefore its importance varies from case to case। ये हो गया, बस इतनी लाइन आपने जोड़नी है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर अब ये एक लाइन डल गई है, यहाँ पर हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया इसको। यहाँ पर ये ऐसा नहीं चलना चाहिए कि पता नहीं चले खत्म हो गया बस। ये इंट्रोडक्शन से और इंट्रोडक्शन से आपको ये बता देना चाहिए एग्जामिनर को कि मैं क्या क्या करने वाला हूं, और कंक्लूजन में आपका ये आ जाना चाहिए कि ये गलत इंप्रेशन आ जाए तो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, कंक्लूडेड, डिडक्टेड, उससे थोड़ा सा चलिए लास्ट में ये भी कह सकते हैं, इट कैन सेफली भी कंक्लूडेड भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जगह और अच्छा शब्द ढूंढता हूं मैं, है ना। तो लेकिन मेन बात यह है कि आप लोगों ने यहाँ पर एक लास्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर कि अब मेरा यहाँ पर आंसर खत्म हो गया है। तो वहां से इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया कि इन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, इसके आलोक में इन क्वेश्चंस, इन सेक्शंस की हेल्प से हम लोग को डिस्कशन करना है, और वो डिस्कस भी किया। तो आप देखो इस क्वेश्चन में ये केस लॉज वाइज कितना रिच है, कम से कम 8-10 केस आ गए, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप फॉर्मेट में 1 या 1.5 उसमें आ गया है। तो आप इसे 2 में लिख दोगे आप, ज्यादा बहुत फैले भी नहीं है, बहुत रिपीटेशन नहीं करा हम लोगों ने, किसी सेक्शन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और इट इज मोर देन एनफ।
हर पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कशन करना चाहिए, सीरीज में डिस्कशन हुआ। और दूसरी बात है हमने कनेक्टिविटी बना के रखी। तो दिस कैन बी ए बेटर वे ऑफ राइटिंग द आंसर। बोलो हाँ है ना? डिटरमिनेंट भी नहीं, ये कुछ नहीं, सही है। तो कैसी लगी बात रमन सिद्धू? बस भाई, तो दिस इज, अब नाउ आई वांट कि आपको मैंने इतना सिखाया है ना, इसके बेस पर आप जो है, इसके बेस पर जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, जो सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, वो सेक्शन 161 162 पर जो केस है, तो यू विल री राइट योर आंसर। जिन लोगों ने अभी, मैंने चेक नहीं किया वो, क्योंकि मैं चाहता था एक बार आप लोग थोड़ा स्टाइल समझ लें कैसे लिखना चाहिए। एक बार मैंने सभी के पेपर चेक कर दिए, वो आपने देख लिया। अब मैंने अपना स्टाइल सिखा दिया आप लोगों को कि कैसे कैसे ध्यान रखना है। अब आप 161 162 का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर आप दोबारा लिख के दिखाइए, देन आई विल चेक अगेन इट। सही है? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस, यही मुझे सिखाना था आपको। किसी को कोई क्वेश्चन पूछे तो पूछे मुझसे अभी है। मनोज, ये हम लोगों की आंसर राइटिंग क्लास है। इसमें पहले मैंने वो क्वेश्चन दिए, फिर उन्होंने लिख कर दिखाए, वो 2-3 दिन सबके क्वेश्चन को चेक किया गया था, और आज लास्ट में उन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए ये मैंने इनको बताया है इस तरीके से। अरे मैं सोच के बताऊंगा, मैं दिमाग चल नहीं रहा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको किस स्केच में। मैं आपको इसमें और कुछ हल्का फुल्का इसको वेटिंग करके आपको इसके पीडीएफ दे दूंगा मैं सबको, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आज का जो पढ़ा है, एंड आई विल गिव यू 15 मिनट्स टू राइट दैट। 15 मिनट्स राइट। सेक्शन 157 सीआरपीसी, सेक्शन 157 सीआरपीसी regulates the manner of investigation, full stop. Do you agree with this? Do you agree with this? Do you agree बस ये ऐसे कर देते हैं। अब आइए, क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, अब देखो यहाँ डिस्कस तो लिखा नहीं है। डू यू एग्री सेक्शन 157 सीआरपीसी रेगुलेट्स द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल स्टॉप। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब इसमें आपको कुछ मेरा कॉपी कीजिए अभी। तो आई गिव यू 2 मिनट्स, आई गिव यू 2 मिनट्स, सोचिए, और जो केवल इंट्रोडक्शन वाली लाइन है ना, वो मुझे लिख के दिखाइए कि अगर आज मैंने पढ़ाया आपको भी 157 आपके सामने है, तो आप मुझे केवल इसी चैट बॉक्स में इंट्रोडक्शन लिख के दिखाइए कि अगर ये क्वेश्चन होगा तो आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप लोग। चलिए एवरीवन, जल्दबाजी मत करना, पूरी लाइन लिख के बताइए मुझे, देखता हूं कौन लिखता है आज। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए इसी को डिस्कस करते हैं पहले, फिर टाइम भी हो रहा है, इसको समझिए। देखिए काफी लोगों ने लिख दिया। देखिए क्लास का यही फायदा होता है। अब ये मैंने आपके कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आपने कैसे कैसे आप वहां लिख रहे थे, मैं यहां लिख रहा था। कुछ लोगों ने लिखा है यस आई एग्री, और उन्होंने फिर अपनी बात को आगे लिखा है, पूरा स्टेटमेंट लिखा है। एक कैटेगरी ये है। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन था, देखिए डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो ये परफेक्ट तरीका है कि आप जहां से उसने बात खत्म की है एग्जामिनर में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यस आई एग्री, और फिर पूरा का पूरा स्टेटमेंट वो आ गया। ठीक, अब जैसे अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्ला ब्ला ब्ला, जिसका भी है ना, आप कहीं और ही दिशा में लगे, है ना। तो ये उसी तरीके से हुआ कि जैसे एक डिस्कशन चल रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, दादाजी ने कहा हमारे जमाने में। अरे भैया कौन से जमाने में? सीधी बात करो, क्या आप इससे सहमत हैं? यस आई एग्री विद दैट, और फिर डिटेल में आएंगे। आई एग्री। अब देखो शिवम बंसल ने लिखा यस इट इज ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स तो पूछा ही नहीं। यहां पर शब्द था कि क्या आप इससे सहमत हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। समझ लो शिवम, इट इज ट्रू से मतलब नहीं है। दूसरा ऐसे ही एक ने शुरू करा ऑल दो, अभी किसका होगा देख लेंगे अपने आप। ये
दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, आप कहीं और जाना ही नहीं चाहिए आपको, समझ रहे हैं आप, ये वाली बात आ गई। दूसरा सेक्शन 157 इट अपीयर्स, ये मनोज का है शायद, इट अपीयर्स मनोज दैट, तो यहां पर इट अपीयर्स करके और कुछ और सेंटेंस लिखना, इसका मतलब है कि यू आर नॉट क्लियर विद योर आइडियाज कॉन्सेप्ट के साथ में, कि आप या तो एग्री और नॉट एग्री, जब वो पूछ रहे हैं एग्री हो या नहीं, तो आपको इट अपीयर्स और आपको उससे कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं है, गोल मोल बात करने की जरूरत नहीं है। और फिर एक ने सेक्शन 157 को लिखना शुरू कर दिया, आपसे पूछा था हमने कि आप इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, तो आपको कहना चाहिए यस आई डू एग्री विद दिस, और फिर आपको लिखना चाहिए उस बारे में बताइए। तो ये इनिशियल लाइन की बात हुई कि कितनी बातों को ध्यान रखा जाता है। और देखता हूँ किसी ने और चमत्कारी बात लिखी हो तो, दिस सेक्शन यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट एज ये इटसेल्फ डील विद द प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है वेरी गुड प्लीज। अब ये अक्षिता का देखो आप, अक्षिता ने लिखा है सेक्शन 157 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द इन्वेस्टिगेशन एज इट प्रोवाइड द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एन इन्वेस्टिगेशन। प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा दी अक्षिता लाइन, शुरुआत कही थी वहां से उसी लाइन पे लेकर आइए बस। अंजलि ढींगरा is based on how the investigation is proceeded with after receiving the information, ये इतना घुमा फिरा करके भी नहीं समझे आप। अंजलि ढींगरा ये भी सही नहीं है कि 157 is based how investigation is proceeded, पहली लाइन में आप जो है सीधी सीधी वही बात कीजिए ऐसे क्वेश्चंस में जिसका आंसर एग्जामिनर को तुरंत मिल जाए। जैसे अब यहां से क्या होगा, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट सेक्शन 157 सीआरपीसी रेगुलेट्स द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इट प्रोवाइड्स एज फॉलोज। अब सेक्शन 157 को अब लिखने का वक्त आ गया है, ठीक है। आई एग्री विद द स्टेटमेंट, है ना, दैट सेक्शन 157 रेगुलेट्स द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप कर दीजिए। फुल स्टॉप करेंगे तो लिख दिए इन दिस रिगार्ड, फुल स्टॉप करके आप लिख दीजिए आगे को, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में सेक्शन 157 प्रोवाइड्स एज। अब यहां पर आपकी कलाकारी 157 लिखने की आ जाएगी, ठीक है। और 157 का कुल लिख करके फिर समझा दीजिए, और फिर यहां पर फिर लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा, है ना, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, यहां पर आपने जस्टिफाई करेंगे एग्री, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट सेक्शन 157 रेगुलेट्स द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग जब सोचेंगे, देखिए अब हमने सोचना शुरू करा है इस तरीके से, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में हम लोग आ जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कहते हैं क्या कहते हैं उसको, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सीख जाता है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हम लोग करते रहेंगे इस तरीके से। तो आज के लिए इतना काफी है भाई। अब आप लोगों के पास टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। 8 से सुबह 8 से 9 डेली एक टेस्ट होता है, एक 1 PM to 2 PM एंड 10:30 to 11:30। ये टेस्ट का टाइम दे रखा है आपको, टेस्ट है ये। सैटरडे में ऐड ऑन हो रहा है और ज्यादा टेस्ट है सैटरडे में प्लस आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं इनके अलावा करने के लिए। तो इतना है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर उठाने की जरूरत नहीं है पढ़ने वालों के लिए, तो प्लीज कीप स्टडी, ठीक है। अब मैं अगली क्लास में आपका जो सेकंड आप मुझे भेजिए सेकंड वाला, उसको चेक करूंगा एंड देन आई विल गिव यू माय आंसर फॉर दैट। एंड इन बिटवीन मैं आपको 157 पर 157 158 इन पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको लिख के दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, फिर आप उनको लिखना इस तरीके से, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, ठीक, टेक केयर। किसी को कुछ कहना सुनना हो तो बताइए मुझे। प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। अब 157 का पता चल गया आपको कि ये बेंच पे लिखना पड़ सकता है, तो लिख के प्रैक्टिस कीजिए 157 की।